सुनील जी, बीएसपी पे आप भी देखते आ रहे हैं कि एक तरीके से लगातार ये आरोप लगते रहे कि बीजेपी की बी टीम बी टीम बी टीम बी टीम, और आज आलम यह है मात्र एक विधायक है। चुनाव हरियाणा में लड़ रही हैं, आईएनएलडी अभय सिंह चौटाला से समझौता है, वहाँ भी लड़ेंगी, झारखंड में भी लड़ सकती हैं, महाराष्ट्र लड़ेंगी ही। तो आप किस तरीके से जो ये अध्यक्ष बनी हैं वो फिर से अगले 5 साल के लिए, आप कैसे रिवाइवल देखते हो और उनके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं? बी टीम कहना और ये सब जो प्रोपेगेंडा होता है, और बीएसपी और बहन जी की राजनीति में एक चीज महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जो अपना समर्पण समाज को दिया है और समाज पर उन्होंने पूरा, और उनके अधिकारों के लिए, अंबेडकर राइट्स अधिकारों के लिए और बहुजन समाज के अधिकारों के लिए उन्होंने अपना किसी से छुपा नहीं है कि अपना पूरा सार्वजनिक जीवन उन्होंने समाज की सेवा के लिए और समाज के उत्थान के लिए लगाया है। तो ऐसे में उनका पुनः अध्यक्ष चुने जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और बीएसपी में अभी भी उनसे बड़ा लीडर कौन है, और साथ ही साथ जो आस्था है उनके लीडरों की, तो बीएसपी पार्टी या बहन जी से पहले काशीराम जी इस लाइन को पूरा करते थे और काशीराम जी ही के निर्देशन पे ही बीएसपी चलती थी। आज उनके बाद ये बहन जी के पास सारे जिम्मेदारी आई, और बहन जी मैं समझता हूँ कि बखूबी बहुजन समाज का नेतृत्व कर रही हैं। और जहां उनके अधिकारों और स्वाभिमान की बात होती है तो वो पूरे देश में एक लीडर की तरह, एक महत्वपूर्ण लीडर की तरह, दलित समाज के एक इकलौते लीडर की तरह सामने आती हैं। यही आंदोलन भारत बंद में 21 तारीख को देखना पड़ा, क्रीमी लेयर वाले सुपर। तो बहन जी ने पूरे देश में ये दिखा दिया कि उनसे अच्छा लीडर और उनके बहुजन समाज के अधिकारों के लिए लड़ने वाला अभी इस देश में है नहीं जी। सुशील जी, मैं जाना नहीं चाह रहा था वहां तक। अभी मैं जो मायावती के बारे में पूछ रहा था उस पर आप बताते कि उनकी चुनौती क्या है, उनसे अच्छा कौन है। इसका मतलब काशीराम ने तो मायावती को खड़ा कर दिया, लेकिन मायावती 21 साल में किसी नए नेता को नहीं बना पाई, और ये वो भी उनके पास मौका मिला तो आकाश आनंद को ही सब कुछ देने की तैयारी है, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। देखिए, इससे पहले आकाश आनंद जी से पहले क्या किसी को कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया था? क्या अरे भाई, उत्तराधिकारी, सुशील जी बात सुनिए, उत्तराधिकारी बता दिया मेरा भतीजा आकाश आनंद होगा, और पार्टी कहां पहुंच गई आज पार्टी के वो नेता हर पार्टी में पहुंच गए, जो इंद्रजीत सरोज हो, रामअचल राजभर हो, लालजी वर्मा हो, मतलब नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, हर कोई कहीं ना कहीं चला गया। आज मायावती के पास रुकता ही नहीं है कोई। और मायावती ठीक है, छोड़ जाए, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मायावती कब सड़कों पे उतरी, किस दिन उतरी? नहीं सर, आपने बहन जी का शायद पिछले 40 साल का समय नहीं देखा है। अरे मैं 2007 से जब आप सत्ता पाए ना, वो सत्ता बहन जी का संघर्ष, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, बहन जी का संघर्ष है। वो कहां से उठ के कहां पहुंची हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आपको मौका आया तो आप कहां पे हैं? सर, कितनी बार ये पार्टी टूटी है और किन लोगों ने तोड़ी है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि राज्यसभा में किसको अभी वोट दिया? 22 फरवरी को राज्यसभा में किसको वोट दिया? सर, वो पार्टी का इंटरनल मैटर होता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि इस देश में राजनीति नहीं कर रहे हैं तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के। अरे आप जिसको कह रहे हैं कि जो लगातार पार्टी किसने तोड़ी, बहुजन समाजवादी पार्टी 2 बार किसने तोड़ी, आपको नहीं मालूम? मैं नाम लूं? सबको पता है। तो फिर क्यों उसी पार्टी के पास बार बार जा रही हैं? और 19 में चुनाव हारी तो बोली
अब समझौता नहीं, उसके बाद एमएलसी चुनाव हुआ, बोली वोट समाजवादी पार्टी को नहीं देना, बस भाजपा को दे देंगे। तो ये भी किसी के साथ भी ऐसे ही चला जाएगा आदमी। अब पॉलिटिकल क्या पीडीपी ने बीजेपी से गठबंधन नहीं करा जम्मू कश्मीर में? दोबारा नहीं गए ना। आप तो रोज ही उन्हीं से दोस्ती, उन्हीं से दुश्मनी, उन्हीं से दोस्ती, उन्हीं से दुश्मनी। अशोक भारती जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है, मेरे को आपकी आवाज मिल रही है जी, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, आपका फ्रेम नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, वो मेरे साथ थोड़ा दिक्कत है क्योंकि जी जी, कोई नहीं। मैं ये कह रहा था अशोक जी कि आज मायावती को फिर एक बार कमान सौंप दी गई। अगर आपसे मैं समझूं कि वो किस तरीके से अब आगे बढ़ पाएंगे, और जो अभी तक के नतीजे वो दे रही हैं 2007 के बाद, वो बहुत मुफीद नहीं आ पाए हैं बीएसपी एज ए पार्टी के। हार जीत, सत्ता में नहीं आना एक अलग बात है, आप सड़कों पे संघर्ष दिखना चाहिए ना। आपके साथ लोग हारे जीते, आज आलम यह हो गया, जो बसपा 2007 में अपने पूरे बहुमत पे आई हो बिना किसी समर्थन के, वो पार्टी आज एक सिंगल विधायक। तो ये कि मैं बहन मायावती जी को पार्टी का दोबारा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए उनको मुबारकबाद देता हूं, उनकी पार्टी को मुबारकबाद देता हूं, और मैं मानता हूं कि उनकी जो जिजीविषा है ये और लंबी चले और वो समाज का नेतृत्व करे। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं। ठीक। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बहस को बड़ा ध्यान से सुन रहा था और मेरी समझ ऐसी है कि बहुजन समाज पार्टी को अपने आप को क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। जी, ये बात ठीक है जो मेरे साथी वक्ता कह रहे हैं कि पार्टी टूट गई, पार्टी तोड़ दी, लोग छोड़ के चले गए, ये हो गया, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि बीएसपी आज एक ऐसे जगह, ऐसे मुकाम पर है कि उसके पीछे जो एक ग्लोरियस इतिहास है, लेकिन भविष्य में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसी स्थिति में यदि पार्टी अगर खुद को इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगी कि कहाँ गलत हो रही है, कहाँ सही हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बीएसपी के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। और मैं देख रहा था अभी जो आपने पिक्चर दिखाई है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि एक बड़ी लंबी फौज नौजवानों की उस मीटिंग में दिखाई दे रही है। लेकिन मैं इस बारे में थोड़ा सशंकित हूं कि ये नौजवान वाकई में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दलितों की जो परिस्थितियां हैं उनको क्या वाकई समझते हैं। बीएसपी 1984 में बनी थी और भारत आज 2024 में है। 2024 की जमीनी हकीकत, जमीनी रियलिटी जो है वो 1984 की रियलिटी से अलग है। तो इसलिए क्या नई रियलिटी से बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व इस बात से वाकिफ है? 1984 में जब बसपा बनी थी तो कांग्रेस अपार बहुमत के साथ सत्ता में थी। आज और कांग्रेस जो है एक मॉडरेट पार्टी मानी जाती है और जो है वो जो है कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करती है और जो इतना जो है वो काफी मॉडरेट मानी जाती है, उदारवादी मानी जाती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सहायता से बहुजन समाज पार्टी ने बार बार सरकारें बनाई हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य पूरा हो गया कि कांग्रेस काफी नीचे चलेगी, लेकिन अब कांग्रेस राइज कर रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये भूल गई कि उसके असली दोस्त कौन है, उसके असली दुश्मन कौन है। साहब, सब लोगों ने ये सीखा है, काशीराम साहब से और जो बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट है, हम सब ने ये सीखा है। हमारा भारत, डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये कहा है, भारत के दो दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। अब मुझे नहीं पता ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के ऊपर बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख है या उसको लेकर उसकी क्या रणनीति, उससे कैसे लड़ेगा। आज ब्राह्मणवाद की सबसे मुखर पार्टी सत्ता में है, पिछले 11 साल से सत्ता में है, और बहुजन समाज पार्टी कहीं भी उस पार्टी के खिलाफ लड़ने की बजाय उसके साथ मतलब कि जो है ढुलमुल तरीके से नजर आ रही है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। साथ के साथ हमें ये समझना है कि जिन पार्टियों को वो विरोध करती हैं, लगातार कांग्रेस का विरोध करती है, समाजवादी पार्टी का विरोध करती है पार्टी, उनको ये समझना है
कि समाजवादी पार्टी ने केवल यादव और मुस्लिम के सहयोग की बजाय उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का मोर्चा बनाया और अपार सफलता पिछले चुनाव में पाई है उन्होंने। और ऐसे ही कांग्रेस भी उनके साथ आके खड़ी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में सामाजिक न्याय, संविधान को लेकर लड़ाई चल रही है। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब उन चुनौतियों से बहन मायावती या बहुजन समाज पार्टी की नई लीडरशिप कैसे लड़ेगी, ये हम समझना चाहते हैं। मेरा समझ है कि बहन मायावती ऐसे समय में दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रही हैं जबकि बहुजन समाज पार्टी के सामने पहले के मुकाबले ज्यादा चैलेंजेस हैं, ज्यादा रणनीतिक चुनौतियां भी हैं और पार्टी का जनाधार में भी काफी कमी आई है। तो ये कैसे जनाधार दोबारा बढ़े और ये रणनीतिक कठिनाइयों को कैसे पूरा करें, ये सब हम जरूर चाहेंगे कि जो हमारे वक्ता साथी हैं अगर वो हमारा सब दर्शकों से तो बड़ा अच्छा होगा उस पर।